सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जा रहा है और ये पाठ्यक्रम जो 5 इकाइयों में है, इसमें प्रथम इकाई कह लो, यूनिट कह लो, वो है रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम। कितना ज्ञान अपने पास पहले से उपलब्ध है, इसको देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से अपना विषय वास्तु है, आर्किटेक्चर है, तो उसको तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कौन कौन सी विधाओं का, डिसिप्लिन का, विषयों का ज्ञान अपने पास उपलब्ध है, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में, सीक्वेंस में पहले हमने वेद को देखा। वेद यानी अपना ऐसा मानना है कि सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब पहले वेद प्रकट हुए। आधुनिक इतिहासकार उसको 8000 से 23,000 वर्ष पुराना मानते हैं। रेफरेंस क्या है? वो तिलक जी का जो ग्रंथ है, ओरियन बुक उनकी है, उसको देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। फिर आए संस्कृत पर, तो संस्कृत यानी रिफाइंड। जब भी कभी संस्कृत को स्टडी करते हैं तो उसके जो डिफरेंट ब्रांचेस कह लो, कुछ कह लो, उसमें प्रातिशाख्य है, कैसे अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करना, ये ग्रंथ है। प्रातिशाख्य जो है ग्रंथ है, अपन इसमें रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में उसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत की स्टडी के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथ ये पूरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। आप उसको फोनेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं, किस शब्द को कैसे उच्चारण करना, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। फिर महाब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं। अभी जो अपन शब्द समझते हैं उसमें है ग्रामर यानी व्याकरण, तो पाणिनि अष्टाध्यायी को अपन ने देखा। फिर जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहलाता है, ऐसा दर्शन कह लो, फिलोसॉफी कह लो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत, ये अपने पास उपलब्ध है। इनके विभिन्न ग्रंथ हैं। योग का पतंजलि योग सूत्र बहुत अच्छा ग्रंथ है। भगवत गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड, न्यूट्रल कंडीशन ऑफ द माइंड, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड, ये योग है। तो इसका अभ्यास भी अपने को करना चाहिए। तो कैसे करते हैं उसका अभ्यास, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट का तो प्रैक्टिकल कह लो, अभ्यास कह लो, ये अपन शुरू करते हैं अभी तुरंत, और फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो इस 1 मिनट में आपको करना क्या है? आपको ब्रीथ काउंट करना है, अपनी श्वास गिनना है। इनहेल और एक्सहेल, ये एक श्वास, फिर परश्वास, श्वास ली और श्वास छोड़ी, जैसी रिदम चल रही है, जैसी वो उसकी गति चल रही है, तो उस स्पीड से, गति से, जैसी भी वो चल रही है, केवल उसको काउंट करना है कि 1 मिनट में हमने कितनी बार श्वास लेके छोड़ी, है ना। श्वास ली और छोड़ी, ये 1, फिर ली और छोड़ी, ये 2। एडवांटेज क्या होगा कि ये समत्वम योग उच्यते। जैसे ही आप श्वास पे फोकस होंगे
तो आपको बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे। और इसका एडवांटेज, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये अभी अपन काउंट करने के बाद उसको डिस्कस भी करेंगे, बताएंगे भी सही। तो 20 सेकंड बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग। तो आप तैयार हो जाएं, स्ट्रेट बैठ जाएं, वर्टिकल कॉलम सीधा, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन। जब हम कहेंगे स्टार्ट तो सांस गिनना शुरू कर देना और स्टॉप पे उसको बंद कर देना। हाँ, शुरू करने वाले हैं, शुरू करें। ओके, ठीक है। अपनी अपनी काउंटिंग कह लो, नंबर कह लो, वो याद रखना है। तो कितने हुए, बताएं कितने हुए। यदि आपके जो काउंटिंग है, सांस लेना और छोड़ना, ये मिला के 1, इसमें 15 ये नॉर्मल है। पूरी बात सुन लें। 15 ये सामान्य श्वास की गति है। यदि इससे अधिक है, 15 पर मिनट से ज़्यादा है, मान लो किसी का 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 15 से अधिक है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, 40, 50, इसका मतलब उसका जो चित्त है, मन है, वो शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, विवरिंग है, वो चंचल है। और जितना माइंड कह लो, चित्त कह लो, वो फोकस्ड होगा, एकाग्र होगा, उतनी ब्रीथ रेट कम है। तो यदि 15 से कम है, 10 है, 11 है, 12 है, 8 है, 7 है, 6 है, इसका मतलब आपका जो चित्त है वो शांत है। एडवांटेज क्या है कि शांत, स्थिर और एकाग्र मन से, फोकस्ड मन से, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से जब आप काम करेंगे तो काम में सफलता मिलेगी। तो चाहो जैसे अडॉप्ट करना हो जीवन में, कि आप स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, तो पहले ब्रीथ काउंट करें। यदि 15 से ज़्यादा है, से फॉर एग्जांपल 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, तो जितनी ज़्यादा है तो 2 मिनट 3 मिनट आपको ब्रीथ काउंट करना है। तो जब आप ब्रीथ को काउंट करोगे तो आपका माइंड जो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। जैसे ही आपने ब्रीथ काउंटिंग स्टार्ट की तो चित्त कैसा होगा, आपका फोकस हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा और फिर वो एकदम फोकस होने लगेगा, है ना। तो ये उसका रहस्य। तो ऐसी छोटी छोटी सी टेक्निक है। तो योग में ये बताते हैं कि कैसे आपका जो चित्त है, मन है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाए, शांत, बैलेंस्ड, अनबायस्ड स्टेट में हो जाए। फिर जो आप वर्क परफॉर्म करोगे तो उसमें आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार से अपने पास दर्शन है। संस्कृत को स्टडी करने के लिए, वास्तु को स्टडी करने के लिए, क्योंकि प्रतिमा विज्ञान जो है वो वास्तु का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट। जितने भी टेम्पल हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी देवी देवताओं की प्रतिमा है, एंड सो ऑन, तो जितना भी आइकोनोग्राफी है उसको स्टडी करने के लिए, उसके सीक्रेट्स को समझने के लिए अपने को क्या ज्ञान होना चाहिए, अपने को पुराण का ज्ञान होना चाहिए और निघंटु का ज्ञान होना चाहिए। पुराण में कौन सा है, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसमें पूरी आइकोनोग्राफी डिस्क्राइब की है। निघंटु ग्रंथों में भी जितने ये देवी देवताओं के रंग हैं, अस्त्र है, शस्त्र है, आयुध है ना, वेपन्स वगैरह हाथ में, परिधान है, कपड़े हैं, माउंट है, भोजन है, वो सब क्या डिनोट करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, वो बताया। किसमें बताया, जितना भी प्रतिमा विज्ञान है उसके जो सीक्रेट्स हैं, उसका जो रहस्य है, वो निघंटु ग्रंथों में है और पुराण में है। पुराण में
आइकोनोग्राफी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है आइकोनोग्राफी का, तो इसलिए ये सब आपस में रिलेटेड है। फिर अभी जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा वो दर्शन को देखा, 6 फिलोसॉफीज, और थोड़ा आगम को भी समझा। उसमें शिव आगम के जो ग्रंथ हैं, चाहे विज्ञान भैरव हो, चाहे शिव सूत्र हो, चाहे शिव दृष्टि हो, चाहे स्पंदकारिका हो, है ना, प्रतिभिज्ञा हृदय, बहुत अच्छा ग्रंथ, 20 श्लोक का है, 20 श्लोका। फिर वो कैसे कैसे यंत्र हैं, श्री यंत्र है, श्री चक्र है, उसमें कैसी ज्योमेट्री है, उसका क्या मीनिंग है, ये सारा अपने यहाँ अवेलेबल है। अब थोड़ा सा और देख के विषय को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो ये इस समय तक आधुनिक जगत में जो अपने पास विद्या है, चाहे वो दर्शन हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, ये सब तो वेल इस्टेब्लिश हो गई। जो दर्शन हजारों हजार साल पहले उपलब्ध था, आज भी वो पूरा का पूरा एज इट इज एप्लीकेबल है। योग, पतंजलि योग सूत्र जो है कम से कम 2500 वर्ष पुराना है, 2500 ईयर्स है कम से कम। और आज भी उसके जो आसन है प्राणायाम में वो एज इट इज एप्लीकेबल है। आयुर्वेद में जिस रोग की जो मेडिसिन 5000 साल पहले प्रिस्क्राइब की, आज भी उस रोग की वही दवा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विद्या है ये सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। ये अपनी जो इनकी स्पेशलिटीज है, जो इनकी विशेषता है, उसको समय नहीं खा सकता कि साहब वो पहले थी आज वो सिद्धांत नहीं लगता, चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद हो। ठीक इसी प्रकार जो वास्तु विद्या है, क्योंकि ये सब वैदिक विद्याएं हैं, तो ये भी सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। इसमें दर्शन, योग, आयुर्वेद तो वेल इस्टेब्लिश हो गए हैं। वास्तु अभी उतना अपन लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है कितना रिच नॉलेज अपने पास अवेलेबल है। इसी के लिए अपन पुराने ग्रंथों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1000 साल पुराना ग्रंथ है, जैसे सम्रांगण सूत्रधार, तो कितना एडवांस लेवल का आर्किटेक्चर वहाँ अवेलेबल है, उसको देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक जो अपन ने देखा वो वेद, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, पुराण, उपनिषद और योग इत्यादि को देखने समझने का प्रयास किया। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। उसके पश्चात यदि अपन साइकोलॉजी को लें, मनोविज्ञान को लें, तो विद्वानों की दृष्टि में जो ग्रंथ है उसमें योग वासिष्ठ है, पतंजलि योग सूत्र है। जितने भी योग के ग्रंथ हैं, जितने भी आगम के ग्रंथ हैं और जितने भी फिलॉसफी के ग्रंथ हैं, वो सब के सब मनोविज्ञान से संबंधित। उसमें पूरा ये बताया कि ये जो मन है ये कैसे कार्य करता है और कैसे हम चित्त को, मन को या तो एकाग्र कर सकते हैं या एक्सपांड कर सकते हैं। तो सारे यूनिवर्स में उसकी व्यापकता कैसे करना, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही सब कुछ हूँ, या कैसे वो, अभी सुन के आपको अटपटा लग सकता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनना, कैसे संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति कि आप संकल्प करो और वो हो, वो सारी टेक्निक कह लो, विधि कह लो, वो इन साइकोलॉजी कह लो, योग कह लो, इनके ग्रंथों में दी हुई है। एक दो ग्रंथ के नाम चाहो तो ले लो, जैसे स्पंदकारिका है, तो उसका पहला ही सूत्र कह लो, कारिका कह लो, मंत्र कह लो, वो है यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। और आखिरी श्लोक तक जब तक आप जाएंगे, 51 कारिका है, 51 मंत्र है कि कैसे वो चक्रेश्वर बनना क्या, आप तो हो, पहचान कराना। तो पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान है वो अपने पास उपलब्ध है और उसके ग्रंथ हैं और परंपरा से वो प्राप्त भी हैं। उसके बाद देखो तो चाहो तो सोशियोलॉजी, पूरा सामाजिक व्यवस्था कैसे चले उसके लिए अपने पास स्मृति ग्रंथ है। स्मृति
अभी तो यहाँ डिटेल में नहीं देख रहे हैं, जिसको देखना हो वो एक वेबसाइट है, उसका नाम है वैदिक रिजर्व, वैदिक रिजर्व, हाँ वैदिक रिजर्व। तो उस वैदिक रिजर्व साइट पर ये जितने भी अपन ने देखे ना, चाहे वो वेद हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो जितनी भी वैदिक लिटरेचर है, साहित्य है, वो सब इस पर अवेलेबल है वैदिक रिजर्व पर। तो वहाँ जो स्मृति ग्रंथ हैं वो पूरे के पूरे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। इसी प्रकार अपने यहाँ शिक्षा के ग्रंथ है, शिक्षा, एजुकेशन, इतना एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, यूनिवर्सिटीज थी जैसे तक्षशिला, नालंदा, और ये इन यूनिवर्सिटीज में, इन विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से विद्यार्थी स्टडी करने आते थे। ये जब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को आप स्टडी करें तो उसके अंतर्गत इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वो यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला और नालंदा। अभी जो इस समय दूरदर्शन पे नेशनल टीवी पर जो सीरियल चल रहा है चाणक्य, उसको यदि आप देखेंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ मालूम चलेगा, कैसी ब्रांचेस थी, कैसा उनका एजुकेशन का सिस्टम था। वो पूरा सिस्टम और पूरा एजुकेशन वो आपको यहाँ जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको जो आप स्टडी करेंगे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भी आपको बहुत सारा उसमें मालूम चलेगा। तो एजुकेशन के पूरे ग्रंथ हैं, शिक्षा के अपने पास ग्रंथ है, ये भी वैदिक रिजर्व पर अवेलेबल है। थोड़ा सा पोएट्री कह लो, काव्य कह लो, है ना, उसको देखने समझने का प्रयास करते हैं। अपनी यहाँ जो रचना हुई है, जो भी लिखा गया है, उसमें छंद है, छंद, रिदम। जैसे मान लो आप लोगों को कभी कोई संस्कृत का ग्रंथ पढ़ने को मिल जाए, मान लो वास्तु का ही ग्रंथ है, तो जैसे राजवल्लभ है तो उसमें जितने श्लोक हैं वो छंदों में लिखे गए, रिदम में लिखे गए। छंद यानी रिदम। जैसे अनुष्टुप छंद है, मालिनी छंद है, मालिनी विजय छंद है, एंड सो ऑन। स्नग्धारा है, गायत्री एक छंद है। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर पे रुकते हैं, जैसे ध्याये दाजानुबाहम तस्सर धनुषम बद्ध पद्मासन स्थितम एंड सो ऑन। तो ये पूरा जो काव्य लिखा है वो रिदम में है, छंद में है, लयबद्ध है। अभी यहाँ देखते हैं जैसे महाभारत एक महाकाव्य, बहुत बड़ा ग्रंथ है। जहाँ तक हमें मालूम है कि विश्व में इससे बड़ा काव्य अवेलेबल नहीं है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक, महाकाव्य, बहुत बड़ा ग्रंथ। जब कभी भी वास्तु को स्टडी करना हो, पूरा वैदिक लिटरेचर में एक रहस्य है कि जिस विषय को स्टडी करना है उसको क्या करते हैं, उसको सांकेतिक रूप से उनके ग्रंथों में बताते हैं, कोडिफाइड लैंग्वेज में। जैसे वास्तु है, और वास्तु के जो ग्रंथ हैं करीब 2500 के आसपास वास्तु के टेक्स्ट अवेलेबल हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स में, प्रिंट में, इसमें। तो उन ग्रंथों को जब आप स्टडी करेंगे तो ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, गार्डन कैसा हो, लैंडस्केपिंग कैसी हो, है ना, नगर रचना, टाउन प्लानिंग, बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो वास्तु के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। उसको यदि हमको स्टडी करना है तो हमें महाभारत है, रामायण है, ऐसे टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गार्डन, टाउन प्लानिंग, ये बहुत डिटेल्ड में डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर। शास्त्र में क्या परंपरा है, शास्त्र में क्या ट्रेडिशन है कि जिस बात को जहाँ बताना है उसको वहाँ नहीं बताते, उसको केवल संकेत दे देंगे, इंडिकेट कर देंगे, सिंबल बता देंगे उसका। और जहाँ उसका रेफरेंस कम है जिस शास्त्र में, वहाँ उसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ये परंपरा है शास्त्र में कि जो जेन्युइन पर्सन हो वो ले लेगा, जो पात्र है, जो उसको क्वालिफाइंग करता है उसको स्टडी करने के लिए, वो इंटरप्रेट कर लेगा, वो डिकोड कर लेगा,
वास्तु में उसको और गहराई से बताएंगे कि भूमि चयन है, अब मिट्टी का रंग वो सफ़ेद होना चाहिए ब्राह्मण के लिए। तो अब वो ये कोडिफाइड लैंग्वेज है। वहाँ क्या बताते हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखो ये जो सफ़ेद कलर है वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है वाइट कलर। तो शास्त्र में क्या कहेंगे, वो ब्राह्मण के लिए सफ़ेद रंग की मिट्टी होना चाहिए। तो मिट्टी से उसका मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग है कि वाइट कलर एंड सो ऑन। तो यहाँ ये जो पोएट्री अपने पास अवेलेबल है महाभारत, तो ऐसे बहुत से, जैसे राजा भोज ने लिखा सरस्वती कंठाभरणम, ये ग्रंथ है। तो साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, पोएट्री के अवेलेबल हैं। विभिन्न ब्रांचेस में जाएं तो इकोनॉमिक्स में ये जो चाणक्य हुए करीब 300-400 बीसी के आसपास, तो उस समय आज से लगभग 2-2,500 साल पहले, तो उनके पहले के जितने आचार्य थे उनके सबके जो प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उनका सबको उन्होंने कंपाइल किया है और उन्होंने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर। तो कैसा सिस्टम हो पूरे राज्य का, इकोनॉमी कैसे चलेगी, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने पास जो चाणक्य लिखा हुआ ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ऐसे ही शुक्र नीति है, शुक्र नीति, हाँ शुक्र नीति, उसमें भी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा है। इन सब में वास्तु भी है। सिमिलरली एक भरत मुनि हुए अपने यहाँ पर, थिएटर कैसा हो, रंगमंच कैसा हो, ऑडिटोरियम कैसे हो, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। 8 पार्ट में वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है वो। उसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है कि जो थिएटर है वो कैसा होना चाहिए, उसका साउंड सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसे वो सब लोग बैठे हुए हैं और जो वहाँ अभिनय कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो ऑडियंस तक कैसे उनकी आवाज़ पहुँचे, ये पूरा साउंड का सिस्टम उस भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में दिया हुआ है। थिएटर्स के और भी अन्य ग्रंथ भी हैं ये, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। काम शास्त्र पर बहुत सारे ग्रंथ अपने पास अवेलेबल हैं, उसमें जो प्रसिद्ध है वो वात्सायन का। ये ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, जिन्होंने उतना मनन किया है, चिंतन किया है। इन ग्रंथों को कभी आप स्टडी करेंगे तो कैसी कैसी गंध होती है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। 1,76,720 प्रकार की गंध, इतना अपने पास उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ड्राइंग रूम में कैसी गंध हो, बेडरूम में कैसी गंध हो, कपड़े कैसे गंध से सुगंधित किए जाएं, जिसको डीओ कहते हैं, वो जो बॉडी वगैरह पे लगाते हैं, कैसे डीओ यूज़ करना, कैसे परफ्यूम यूज़ करना, किस सीज़न में कौन सा परफ्यूम यूज़ करना, किस एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए कौन सा परफ्यूम यूज़ करना, ये पूरा गंधर्प युक्ति, गंधसार, ये ग्रंथ अपने पास अवेलेबल है। कैसे कैसे पदार्थ खाने से शरीर में क्यों एक्टिविटी होती है, उसका सबका डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ ग्रंथों में। अनंग रंग, ये भी काम शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। अनंग रंग, हाँ अनंग, अनंग मतलब जिसका अंग यानी शरीर, अनंग यानी जिसका शरीर ना हो। कामदेव जो है, जो इसके देवता हैं काम के, उनकी पत्नी का नाम है रति, 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 है ना। तो ये सब अपने यहाँ रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में जब आप उसको देखेंगे, इसी सम्रांगण सूत्रधार जो वास्तु का ग्रंथ है उसका एक यंत्र अध्याय है, उसमें पलंग का वर्णन है कि पलंग पे जब बैठते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है, कैसे कैसे यंत्र लगे हुए हैं। उस समय का ग्रंथ है, कम से कम 1000 साल पुराना, 10वीं शताब्दी का। और पूरा का पूरा चैप्टर एक यंत्र विधान उसमें है, यंत्र विधान। उसमें सब इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, लिफ्टिंग है, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है, लिफ्ट का सिस्टम है, बहुत सारे यंत्र बताए हैं, एयरप्लेन का डिस्क्रिप्शन उसमें है। ये सारा अपने पास पहले से अवेलेबल है। विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स कहो, गणित कहो, ये तो बहुत एडवांस अपने पास अवेलेबल है। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में
मैथ्स तो सबसे स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, सारी ब्रांचेस हैं, मैथ्स का भी बहुत महत्व है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो एलजेब्रा हो। जितनी भी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं वो सब अपने पास अवेलेबल है। अभी संस्कृत में अवेलेबल है तो पता ही नहीं है। जैसे वो पाइथागोरस थ्योरम अपन आजकल लोग कहते हैं, वो सब वेद में है, इसके ग्रंथ हैं अपने पास। ज्योमेट्री के जो ग्रंथ हैं उनको सुल्ब सूत्र कहते हैं, सुल्ब सूत्र, कात्यायन सुल्ब सूत्र, मानव सुल्ब सूत्र, आपस्तंभ सुल्ब सूत्र, बोधायन सुल्ब सूत्र, ये पूरी ज्योमेट्री है। कैसे कोई एरिया है वो सर्कल का है, उसको कैसे उसी एरिया को स्क्वायर में कन्वर्ट करना, क्या फॉर्मूले हैं, वो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने पास अवेलेबल है। तभी तो ज्योतिष इतना स्ट्रांग था कि जो हजारों साल पहले कैलकुलेशन फॉलो करते थे, आज भी जो पंचांग निकलता है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, तो कौन सा ग्रहण होगा, सोलर इक्लिप्स होगा, लूनर इक्लिप्स होगा, वो कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे लगेगा, कब वो छूट जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वो दिखेगा, इंडिया के किस भाग में दिखेगा, वो आधा होगा, पूरा होगा, पूर्ण होगा, एंड सो ऑन। वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और बहुत एडवांस्ड मैथमेटिक्स अपने पास अवेलेबल है। चाहे वो गोल परिभाषा ग्रंथ हो, चाहे वो सुल्ब सूत्र हो, चाहे वो सूर्य सिद्धांत हो, चाहे लीलावती हो, एंड सो ऑन। बहुत ग्रंथ अवेलेबल है मैथमेटिक्स और बहुत उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। उसीलिए वो एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, उनके मूवमेंट, तभी तो आज हम बता पाते हैं कि कौन सा वो ग्रहण है या तिथि है या वार है या योग है या नक्षत्र है या अमावस्या है, क्या है, वो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गए, वो अमावस्या, नो मून, डेट हो गई 30 एकदम 180 डिग्री पर आ गए एक दूसरे के आमने सामने, बीच में पृथ्वी, वो पूर्णिमा, फुल मून। जितनी भी ये तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सोलर डिस्टेंस, सन और मून का रिलेटिव डिस्टेंस है अर्थ को बेस बना के। इस सन और मून एक साथ 0 डिग्री अर्थ से जब देखेंगे तो कह दिया अमावस्या। फिर वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हुए, चंद्रमा बढ़ना शुरू हुआ, उसको ब्राइट फोर्टनाइट कह दिया, शुक्ल पक्ष। आमने सामने आ गए 180 डिग्री, पूर्णिमा। तो जितनी भी ये तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, ये सारा का सारा, चाहे वो मैथमेटिक्स की दृष्टि से कहो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से कहो, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसके ग्रंथ हैं, एस्ट्रोनॉमी के पूरे ग्रंथ हैं। उसमें सूर्य सिद्धांत अभी अपन ने देखा, वो सारी कैलकुलेशन उसमें दी हुई है। ये जो अपना पूरा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन है, मून है, जुपिटर है, मार्स एटसेट्रा, पूरे प्लैनेट्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, उनके इफेक्ट को जो अपन स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग पर कह लो चाहो तो पूरा वो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसको, ज्योतिष शास्त्र के। ज्योति यानी रश्मि, यानी किरणें, जो डिफरेंट प्लैनेट से, कॉन्स्टलेशन से आती हैं और वो क्या अपना इफेक्ट जनरेट करती हैं ह्यूमन बीइंग पर, उसको जो स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसके लिए ऑब्जर्वेटरी हैं। जब पंचांग वगैरह एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं तो ऑब्जर्वेटरी अपने हजारों साल पुरानी, राजा मानसिंह ने, जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने रिनोवेट भी कराया। जयपुर में है ऑब्जर्वेटरी, आपके उज्जैन में है, दिल्ली में है ना। तो ऐसी ऑब्जर्वेटरी भी अपने यहाँ अवेलेबल है। तो अभी तक अपन ने जो हिंट देखी वो वेद देखे, संस्कृत देखे, दर्शन देखा, निघंटु, उपनिषद, थोड़ा गीता, फिलोसॉफी, उसके बाद इतिहास, पुराण, आगम ग्रंथ, योग, उसके बाद अपन ने निघंटु, फिर आज मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, थिएटर, कामसूत्र, ये डिफरेंट ब्रांचेस देखी। इसी क्रम को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसमें है मेडिकल साइंस, मेडिसिन। मेडिकल साइंस तो बहुत एडवांस अवेलेबल है, आयुर्वेद के नाम से अपन सब जानते हैं। इसका रिकॉग्निशन तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। कैसे स्वस्थ रहना,
है ना। ये तीन प्रकृति, वात पित्त कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, और कफ यानी जल। तो कैसे ये ह्यूमन बीइंग में कैसा उसका नेचर या प्रकृति होती है और कैसे इन तीनों को बैलेंस करना और स्वस्थ रहना, ये आयुर्वेद में बताया। और हजारों हजार साल पहले उन्होंने किस रोग की क्या दवा है, क्या मेडिसिन है, ये प्रिस्क्राइब कर दी। और आज भी उस रोग में वही मेडिसिन दी जाती है। ऐसा मॉडर्न सिस्टम जैसा नहीं है कि आज मेडिसिन निकली, कल वो साइड इफ़ेक्ट पता लगे, फिर वो मेडिसिन बंद हो गई, ऐसा नहीं है। पूरी जो अपनी दिनचर्या कह लो या भोजन कह लो या आहार कह लो, उसमें जितने भी उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं भोजन के, वो सब आयुर्वेद पे बेस्ड हैं। चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे वो जायफल हो, चाहे वो दालचीनी हो, लहसुन हो, कुछ हो। और इसका सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने पास आयुर्वेद के ग्रंथों में अवेलेबल है। आयुर्वेद के ग्रंथ हैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, सारंगधर संहिता, ये सब आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। और जब वास्तु में एक्सपर्टी चाहिए हो, जो कि व्यक्ति को होना ही चाहिए, तो उसमें आयुर्वेद का जो ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, कैसी कैसी वो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं या पदार्थ हैं, और उनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे उसमें वुड को भी अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियाँ हैं, क्योंकि पहले जो फर्नीचर वगैरह बनते थे सब वो लकड़ी के ही होते थे, अभी भी बनते हैं। डोर फ्रेम है, पलंग है, टेबल है, चेयर है, जिसपे व्यक्ति, यदि चेयर है तो व्यक्ति उस पर 8-10 घंटे बैठ के काम करता है, पलंग है तो उस पर व्यक्ति 8-10 घंटे सोता है, आराम करता है। तो कौन सी लकड़ी का क्या इफेक्ट होता है, ये तक अपने यहाँ ध्यान में रखा जाता है। तो जब वास्तु का जो एक्सपर्ट बनता है उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है कि कैसी लकड़ी, कैसी वुड किस प्रकार की एक्टिविटी को इन्हांस करती है, बढ़ाती है। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आयुर्वेद के ग्रंथों में दी हुई है। उसमें से एक ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश निघंटु, है ना। उसमें गंध का भी वर्णन है, कैसे कैसी गंध से मस्तिष्क के कौन कौन से सेंटर एक्टिवेट होते हैं। जैसे मान लो बुद्धि बढ़ाना है, बुद्धि इन्हांस करना हो, तो उसके लिए औषधि दी हुई है। जैसे जटामासी है, उसका जो तेल होता है उसको दूसरे तेल में मिला के जब अपन लगाते हैं तो बुद्धि एक्सपांड होती है। ब्राह्मी औषधि दी हुई है, ज्योतिषमती दी हुई है। इसी प्रकार लक्ष्मी के लिए, धन के लिए गंध बताई गई है। तो अलग अलग जो ब्रेन के सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को कैसे एक्टिवेट करना, गंधर्प युक्ति। बृहत संहिता ग्रंथ में भी चैप्टर है, और आयुर्वेद में तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसका, कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी मस्तिष्क की, ब्रेन की, वो अलग अलग गंध से एक्टिवेट होती हैं। जैसे अरोमा थेरेपी जो है सबसे फास्ट काम करती है, बहुत स्ट्रांग होती है। औषधियों का वर्णन है, तो ये सारी औषधियाँ अपने यहाँ आयुर्वेद के ग्रंथों में डिस्क्राइब की है। कैसे सीजन के अकॉर्डिंग फूड हैबिट चेंज करना, ऋतुचर्या कह लो, दिनचर्या कह लो, कैसे फॉलो करना, ये अपने यहाँ अवेलेबल है। इसके ग्रंथ हैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, सारंगधर। सर्जरी वगैरह सबका डिस्क्रिप्शन है, सबका डिस्क्रिप्शन। तो आज तो इतना ही अभी कह के विराम लेंगे। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, और वास्तु की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वास्तु का कितना रिच नॉलेज अपने पास अवेलेबल है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।